आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 11। एपिसोड 11 समझने के लिए शुरू के 10 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित हैं। इस वक्त दोनों गाड़ी में थे। शुक्रिया मिस्टर राठौर, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया। युवराज ने सिर्फ इतना ही कहा और सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगे। वो भी बाहर की तरफ देखने लगी और हमारी आस्था, जो कि जानबूझकर दोनों के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठी थी, वो भी धीरे से बोली, पप्पा, आप जाने से पहले इन दोनों का कुछ करके जाना, वरना कहीं मम्मा को परमानेंट मम्मा बनाने का मेरा सपना सपना ही ना रह जाए। गणपति बप्पा मोरया। हवा में गुलाल उड़ाते और एक दूसरे को गुलाल से रंगते लोग बप्पा का जयकारा लगा रहे थे। झूमते हुए बप्पा को विदा करने चले थे। हमारी मंडली और आस्था भी ढोल ताशों पर जमकर नाच रहे थे, इस आस के साथ कि बप्पा फिर लौट कर आएंगे अगले साल। बड़े ओपन ट्रक में बप्पा की बड़ी सी मूर्ति थी। आज पूरे 13 सालों बाद युवराज ने दोनों हाथों से पटा पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर छोटे गणपति थे। श्रद्धा उनके साथ उनके वहां पकड़े साथ ही चल रही थी और बाकी सब लोगों के साथ उनके पीछे नाचते गाते आ रहे थे। आज तो अर्जुन और शिप्रा के चेहरे का नूर भी देखते ही बन रहा था। एक बार फिर हजारों भक्तजनों की भीड़ उमड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ रोज पहले सब बाप्पा का स्वागत कर रहे थे, उन्हें अपने पूजा स्थल पर विराज रहे थे, मगर आज भारी मन से उन्हें दूसरी दिशा में विसर्जित करने के लिए बढ़ रहे थे। बाप्पा के वापस लौटने की प्रार्थना करते हुए सब हर्षोल्लास से उन्हें हंसी खुशी विदा दे रहे थे। गणपति बप्पा, युवराज ने पूरी तेज आवाज में कहा। मोरया, सबने कहा। मंगल मूर्ति, युवराज ने कहा। मोरया, सभी ने कहा। नाचते झूमते सारे समुद्र किनारे पहुंचे, इस बात से अनजान कि कोई वहां घात लगाए बैठा है। हर तरफ गुलाल उड़ाई दे रहा था। लहरी आकाश उन लोगों के पैरों से टकरा रही थी। एक आखिरी बार बप्पा की मूरत को पूजा गया। युवराज ने बप्पा के पाटे को पकड़ा था। श्रद्धा ने उन्हें सिंदूर फूल अक्षत चढ़ाकर उनकी पूजा की, फिर उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ाया। बप्पा की आरती उतारी गई, फिर पंडित जी ने बप्पा को विसर्जित करने को कहा। बड़ी मूर्ति को संजय, अर्जुन, गुरु, रॉकी के साथ 100 और लोगों ने मिलकर विसर्जित किया। छोटे बप्पा को युवराज और आस्था ने समुद्र में विसर्जित किया। मूर्ति इको फ्रेंडली थी। जल्दी ही घुलकर उस जगह मिट्टी इकट्ठी हो गई। थोड़ी सी मिट्टी श्रद्धा, शिप्रा, कोमल, रत्ना और रीटा ने पंडित जी के कहने पर अंजूरी में ले ली थी। सभी साथ खड़े बप्पा को जाते देख रहे थे। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया जयकारे लग रहे थे। वहाँ हजारों की भीड़ थी और उसी भीड़ में छिपते छिपाते कोई श्रद्धा की तरफ बढ़ रहा था, और इस बात से सब अनजान थे। संजय तेज आवाज में डीजे और बैंड वालों से बोला, अरे बजाओ रे। उसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने बजाना शुरू किया और सभी ने लोट लोट कर नाचना। आस्था तो मस्त अपने संजय चाचू के कंधे पर चढ़कर झूम रही थी। बाकी लड़कियां भी हाथों में लेजियम स्टिक के साथ नाच रही थी। युवराज और श्रद्धा साथ खड़ी उन्हें देखते हुए तालियां बजा रहे थे। वल्लभ जी ने युवराज को सबके साथ खींच लिया और युवराज भी सबके साथ झूमने लगे। श्रद्धा वहीं खड़ी सबको देखते हुए तालियां बजा रही थी कि अचानक उसे अपनी गर्दन पर कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने गर्दन पर हाथ रखकर पीछे पलटकर देखा, लेकिन उसके पीछे सिवाय समुद्र के कुछ नहीं था, क्योंकि बाकी लोग सामने नाच रहे थे। वो जैसे ही वापस पलटी, उसके सामने कुछ 10-12 लोग आकर नाचने लगे, जिसके कारण वो किसी को भी देख नहीं पा रही थी। वो जितना उन लोगों से दूर जाने की कोशिश करती, वो लोग उतना उसे घेर लेते। उसका सर भारी हो रहा था, जिसके कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ पल में ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। उनमें से एक आदमी ने उसको ढका और 2 लोगों ने उसको उठा लिया। वो सभी एक दूसरे के आसपास ही नाचते हुए भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। इधर कुछ देर बाद युवराज का ध्यान उस तरफ गया जहाँ कुछ देर पहले श्रद्धा खड़ी थी, लेकिन उन्हें वो वहां नहीं दिखी तो उनके माथे की नसें तन उठी। वो सबसे दूर आकर श्रद्धा को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें श्रद्धा नहीं दिखी। किसी अनहोनी के ख्याल से उनका दिल घबरा गया। उन्होंने तुरंत जेब से अपना फ़ोन निकाला और अर्जुन को फ़ोन किया। अर्जुन का फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड था, इसीलिए उसने शोर में भी अर्जुन ने युवराज का फ़ोन उठा लिया। बोल यूवी, क्या हुआ? युवराज वहां से निकलते हुए भर्राए गले से बोले, वही हुआ अर्जुन जिसका डर था। श्रद्धा कहीं नहीं मिल रही है। अर्जुन को उनकी बात सुनकर झटका ही लगा।
वो अंदाज़ा लगाते हुए बोला, कहीं इसमें चरण का हाथ तो नहीं? उसी का हाथ है। आप सबके साथ अभी के अभी घर के लिए निकलिए, हम भी घर आ रहे हैं। अब सारी बातें घर पर ही होंगी। युवराज ने कहा तो अर्जुन बोला, ठीक है युवी, मैं पहुंचता हूँ। जी बॉस, काम हो गया है। हाँ, अभी बेहोश है, उसे वहीं लेकर जा रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं पता चला? नहीं बॉस। राठौर आसपास भी नहीं था? नहीं, कोई फ़ोन वोन नहीं है लड़की के पास। ठीक है बॉस, हम में से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। जी ठीक है। इतना कहकर गाड़ी ड्राइव कर रहे आदमी ने फ़ोन कट कर दिया और गाड़ी सुनसान सड़कों की तरफ मोड़ दी। छवि, जी पवन, चरण ने श्रद्धा को किडनैप करवा लिया है। पवन परेशान होकर बोला, लेकिन श्रद्धा तो युवराज के साथ थी ना, फिर कैसे? छवि हैरानी से बोली, अभी अभी युवराज का फ़ोन आया था, श्रद्धा को समुद्र किनारे से अगवा कर लिया गया है। उसकी बात सुनकर वो थम से बेड पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पवन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ छवि, हमारी श्रद्धा को कुछ नहीं होगा। युवराज उसे कुछ नहीं होने देगा। जानती हूँ पवन, लेकिन डर लगता है श्रद्धा के लिए। वो माँ कहती थी मुझे, और माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान रहता है ना। छवि रोते हुए बोली। पवन उसे सीने से लगाए हुए बोला, शांत हो जाओ छवि, हमारी श्रद्धा को कुछ नहीं होगा। वैसे छवि, चरण कहाँ है? चरण और प्रदीप दोनों ही कल रात से घर नहीं आए। क्या हमें मेघा को सच्चाई बता देना चाहिए? नहीं पवन, हम मेघा की जान खतरे में नहीं डाल सकती। माना कि जबान की कड़वी है, लेकिन दिल की बेहद मासूम है वो। पवन उसे सीने से लगाए हुए मन में बोला, एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आएगा ही छवि। तकरीबन 20 घंटे बाद श्रद्धा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त वो एक अंधेरे कमरे में थी, जिसमें सिर्फ एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। उसका सिर अभी भी काफी भारी हो रहा था, साथ ही उसकी गर्दन में भी दर्द हो रहा था। वो करहा उठी। कुछ पल बाद उसकी आंखें पूरी तरह खुली। उसने खुद के ऊपर एक नज़र डाली। इस वक्त वो एक लकड़ी की कुर्सी से बंधी हुई थी। दोनों हाथों और पैरों को जंजीरों से बांधा गया था। डर और घबराहट से वो कांप उठी, फिर काबू पाते हुए खुद से बोली, हम तो मिस्टर राठौड़ और बाकी सबके साथ थे, फिर यहाँ कैसे आए? और वो लोग कौन थे? इतना कहकर उसने फिर एक बार कमरे पर नजर डाली, जो कि पूरा का पूरा खाली था। साथ ही उसमें सिर्फ एक दरवाजा था। श्रद्धा को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, खोलो हमें, कोई है? क्यों बांध रखा है हमें? खोलो, कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ जब बाहर बैठे आदमियों के कानों में पड़ी तो उनमें से एक बोला, बॉस को इन्फॉर्म कर दो। लड़के को होश आ गया है। ठीक है, मैं करता हूँ, उनके लीडर ने कहा और चरण को फ़ोन मिला दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद चरण ने फ़ोन उठाया तो इधर से वो आदमी बोला, बॉस, उस लड़के को होश आ गया है। कब होश आया? बस अभी अभी। ठीक है, उसे वहीं रखो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। इतना कहकर चरण ने फ़ोन रख दिया और बोला, मिस श्रद्धा वर्मा? नो, मिसेस श्रद्धा चरण राज। आज या तो तुम उस पेन ड्राइव की लोकेशन और वो सच बताओगी, या फिर आज पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा और वो राठौर और उसके वो चमचे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ नहीं पता एसपी, हमें किसी भी कीमत पर श्रद्धा की लोकेशन चाहिए। युवराज इस वक्त एक कंट्रोल रूम में बैठे थे। उनके अगल बगल कुछ पुलिस वाले खड़े थे, साथ ही संजय एसपी के साथ खड़ा हुआ था। श्रद्धा के पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे हम उसे ट्रैक कर सके, एसपी ने कहा। संजय, हाँ युवी, उन दोनों को कुछ पता चला? नहीं युवी, सारे आदमी श्रद्धा को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं मिली। संजय ने इतना कहा तो युवराज ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। वो लगभग एक एक शब्द चबाते हुए बोले, एसपी दक्ष मल्होत्रा का सीन पहले हो चुका है, आप गैस कर लीजिए। क्या अब हमें आपको बताना पड़ेगा कि एक एसपी कैसे काम करता है? अगर किसी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही तो चरण राज और उसके बाप प्रदीप राज की लोकेशन ट्रेस करो। दक्ष ने तुरंत चरण और प्रदीप का डाटा निकाला और उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगा। सामने लगे 2 स्क्रीन लगी हुई थी, जिनमें से एक में प्रदीप की लोकेशन शो हो रही थी और दूसरे में चरण की। दक्ष मैप पर दोनों की लोकेशन देखते हुए बोला, प्रदीप की लोकेशन मुंबई सेंट्रल के आसपास की शो कर रही है और चरण दादर की तरफ जा रहा है। दक्ष के इतना कहने के बाद युवराज संजय से बोला, संजय, आधे लोगों को रॉकी के साथ मुंबई सेंट्रल भेजो और बाकियों के साथ दादर चलो, अभी के अभी। संजय उनकी बात सुनकर वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद दक्ष ने पूछा, मैं भी चलूं क्या? युवराज अपनी जगह से उठते हुए बोले, नहीं दक्ष, आपको साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। वैसे भी हम अभी अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करना चाहते, वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर वो दक्ष को सल्यूट करते हुए निकल गए। उनके जाने के बाद दक्ष मन में बोला, ये आखिर कैसा ऑफिसर है? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इसमें ऐसा क्या देख लिया सिलेक्शन कमेटी ने, जो इसे इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ऐसे ही चुन लिया।
हेलो सिंड्रेला। हाँ संजय बोलो। घर पर सब ठीक है? ठीक ही है। आस्था रो रो कर सो गई है, बाकी सब परेशान बैठे हुए हैं। श्रद्धा की लोकेशन मिल गई है, संजय ने कहा तो अर्जुन झट बोला, सच? कहाँ है वो इस वक्त? शायद दादर में। तो जल्दी से दादर पहुंच, हम सब निकल चुके हैं, तुझे डायरेक्ट वहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रखा, उस घर के बाहर निकल गया। शिप्रा ने उसे जाते देखा तो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अर्जुन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अर्जुन जल्दबाजी में बोला, शिप्रा श्रद्धा की लोकेशन मिली है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम सबका ख्याल रखना और अपना भी। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद शिप्रा मन में बोली, प्लीज़ बप्पा मेरे श्री को सही सलामत रखना। छपाक करके पानी की आवाज़ आई। श्रद्धा के मुंह पर उसके सामने बैठे चरण ने उस पर पानी मारा तो उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। सामने चरण को देखकर उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें याद आने लगी, जिनमें एक आदमी एक औरत को बेदर्दी से मारे जा रहा था। चरण ने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से पूछा, वो बच्ची और पेन ड्राइव कहाँ है श्रद्धा? उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। वो दर्द से बिलखते हुए लेकिन गुस्से से बोले, हमें नहीं पता कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसके यूँ जवाब देने पर चरण उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, 4 दिन उस राठौड़ के यहाँ क्या रही, अपने पति को भूल गई? तेरा पति हूँ समझी? वो गुस्से से बोली, तुम हमारे पति नहीं हो। अरे हम तो तुम्हें जानते तक नहीं, तुम हमारे कुछ भी नहीं हो। श्रद्धा का यूं जवाब देना उसको खल गया। उसने वहाँ खड़े आदमियों में से एक से कहा, इसकी जंजीर खोलो और सबके सब यहीं से बाहर निकलो, आज मैं इसे याद दिलाता हूँ कि मैं इसका कौन हूँ। इतना कहकर उसने श्रद्धा के बालों को झटके से छोड़ दिया। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक आदमी ने श्रद्धा के हाथ और पैर खोले और सब वहाँ से निकल गए। इस वक्त उस कमरे में सिर्फ चरण और श्रद्धा थे। वो एक कोने में खड़े हुए चरण को गुस्से से घूर रही थी तो चरण भी उसे जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। युवी पिछले आधे घंटे से चरण का फ़ोन इसी लोकेशन पर है। संजय युवी को सामने लगे जीपीएस में चरण की लोकेशन दिखाते हुए बोला, हमें जल्दी पहुंचना होगा संजय, वरना वहाँ कुछ भी हो सकता है। युवराज ने फिक्रमंद लहजे में कहा, वैसे तुझे क्या लगता है युवी, चरण मानेगा कि श्रद्धा की याददाश्त जा चुकी है? युवराज ने एक्सीलरेटर पर पैर रखते हुए कहा, श्रद्धा चाहे जितना भी कह ले कि वो चरण को नहीं जानती, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और हमें इसी बात का डर है संजय कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो श्रद्धा के साथ कुछ गलत ना कर दे। ओह, तो डीजीआई युवराज सिंह राठौर डरता भी है? जब बात अपनों की हो तो डर लगना लाजमी है, और आज तो बात श्रद्धा की है। युवी तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेता? संजय ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। युवराज ने बिना कोई भाव चेहरे पर लाए जवाब दिया, पहली वजह हमारी पहचान और दूसरी वजह। कहते कहते वो रुक गए। दूसरी वजह क्या युवी? संजय ने उसकी तरफ देखकर पूछा। सही वक्त का इंतजार करो बस, युवराज ने इतना कहा और फुल स्पीड में गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। उनके दिल और दिमाग में इस वक्त सिर्फ श्रद्धा छाई हुई थी। इधर चरण ने वहीं पड़ी जंजीर में से एक जंजीर उठाई और हाथ में लपेटते हुए श्रद्धा की तरफ बढ़ा। श्रद्धा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो बच्ची और पेन ड्राइव कहाँ है? हमने कहा ना कि हम किसी बच्ची या पेन ड्राइव के बारे में नहीं जानते। श्रद्धा ने भी जिद्दी भरे लहजे में जवाब दिया, तुम सच में कुछ नहीं जानती ना? चरण ने कहा तो उसने ना में सर हिला दिया। तो फिर तुम इतने दिनों से राठौर के घर पर क्या क्या कर रही थी? चरण ने गुस्से से उसकी दोनों बांसों को पकड़ते हुए कहा तो वो भी उसी गुस्से के साथ खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना याद है कि जब हमें होश आया तब हम मिस्टर राठौर के घर पर थे। और कितना झूठ बोलेगी श्रद्धा? सच सच बताओ। हमें तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? अब हमें यहाँ से जाने दो, और अगर मिस्टर राठौर को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। श्रद्धा उसे घूरते हुए बोली, तेवर तो देखो, 4 दिन में ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस राठौर ने कि जिसकी मेरे सामने आंखें तक नहीं उठती थी, वो आज आंखों में आंखें डालकर मुझे ही धमका रही है। इतना कहकर जैसे ही चरण ने उसके मारने के लिए हाथ बढ़ाया, श्रद्धा ने फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और चरण के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ डाला। वो सख्त लहजे में बोली, अपने हाथ हमसे दूर रखो वरना तोड़कर कचरे में फेंक देंगे। श्रद्धा ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से घूरते हुए कहा। अब चरण की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और घुमाकर खुद से दूर कर दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया? चरण पर?
लगता है तू राठौड़ के साथ रहकर अपनी औकात भूल गई है। इतना कहकर उसने श्रद्धा को पकड़ा और लगातार कई थप्पड़ उसके गाल पर मार दिए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार चरण की पकड़ बहुत मजबूत थी। चरण ने उसे नीचे धकेला और उसे जंजीर से उसको मारने लगा, लेकिन श्रद्धा बार बार खुद को बचा ले रही थी। तो चरण का पारा बढ़ने के लिए काफी था। उसने सभी आदमियों को अंदर बुलाया और उनमें से दो श्रद्धा को पकड़कर खड़े हो गए। चरण उसके सामने खड़े होकर बोला, अगर मैं तुझे छोड़ूंगा तो तू मेरे हाथ तोड़ेगी? हाँ, तोड़ ना हाथ। इतना कहकर उसने श्रद्धा के गालों पर हाथ फिराया तो श्रद्धा ने अपना चेहरा झटके से दूसरी तरफ फेर लिया। अरे अरे, इतना गुस्सा? मेरा छूना पसंद नहीं आया तो किसका छूना पसंद आता है? राठौड़ का। वो वाहियात हंसी हंसते हुए बोला तो श्रद्धा ने गुस्से से अपनी आंखें भींच ली। वो मन ही मन बोली, जल्दी आइए मिस्टर राठौड़, अब और हिम्मत नहीं बची है हमने। ए सुनो, आज तुम लोगों की ऐश ही ऐश है। पहले मैं इसके साथ ऐश करूंगा और फिर तुम सब। उसने हंसते हुए कहा तो बाकी के आदमियों के चेहरे पर भी एक वाहियात मुस्कान आ गई। श्रद्धा घिन भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। आंखों में आंसू आ गए उसकी और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, जल्दी आइए मिस्टर राठौड़। चरण ने उसके पल्लू की तरफ हाथ बढ़ाया तो श्रद्धा ने अपनी आंखें और मुठ्ठियां भींच ली। आंखों से आंसू बहकर नीचे गिरने लगी और इसी के साथ उसे कुछ चटकने की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो आंसुओं का भाव तेज हो गया और लबों पर हल्की मुस्कान। युवराज ने चरण के हाथ को पकड़कर इतने कसकर पीछे किया और मोड़ा था कि हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उन आदमियों ने युवराज को देखकर तुरंत श्रद्धा को छोड़ दिया और एक तरफ हट गए। संजय, अर्जुन, रॉकी अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचे थे। युवराज ने झटक कर चरण को छोड़ दिया और श्रद्धा के सामने आकर उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर कर आंसू पोंछते हुए बोले, आपसे कहा था ना हमने, आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है हमें। वो कुछ कहती उससे पहले ही चरण पीछे से चिल्लाते हुए बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया राठौर, बीवी है वो मेरी। उसके इतना कहते ही युवराज उसके पास आए और उसका जबड़ा अपनी हथेली में भींचते हुए एक एक लफ्ज चबाते हुए बोले, एक और शब्द नहीं चरण राज, वरना तुम्हारी कब्र खोदने में हमें एक पल नहीं लगेगा। वो तेरी बीवी थी, है नहीं, समझा? तेरी बीवी मेघा है, जिससे तूने धोखे से शादी की है, समझा ना? इतना कहकर युवराज ने फिर एक बार चरण के मुंह पर घूंसा जड़ दिया, जिसके कारण उसका पूरा जबड़ा ही हिल गया। इधर युवराज ने उसकी धुलाई शुरू कर दी तो उसे हाथ पैर चलाने का मौका तक नहीं मिला। बाकी संजय के साथ खड़े उसके आदमी मस्त फ्री का एंजॉयमेंट देख रहे थे। एक लड़की के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो राठौड़, आखिर इसमें ऐसा है ही क्या? मेरी झूठ। चरण ने इतना कहा ही था कि युवराज की आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ते हुए गुस्से से बोले, वो क्या है और क्या नहीं ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझा ना? वो बस चुपचाप एक कोने में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। बाकी सब भी एक तरफ खड़े हो गए थे। चरण ने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो छिपते छिपाते हाथों में मोटा सा लोहे का रॉड लेकर युवराज की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में ज्यादा रोशनी ना होने के कारण श्रद्धा के अलावा वो किसी को नहीं दिखे। उस आदमी को देखते ही श्रद्धा, जो कि युवराज के दूसरी तरफ खड़ी थी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो भागकर पीछे से युवराज के पीठ से चिपक गई। युवराज ने झट से चरण को छोड़ अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई और ठीक उसी वक्त उस आदमी ने अपनी तरफ से युवराज पर वार किया और वो रॉड सीधे श्रद्धा के सर पर लगी। इसी के साथ उसके सर से खून की धार बहने लगी। युवराज एकदम से लड़खड़ा गए। श्रद्धा धीरे धीरे नीचे गिरने लगी तो युवराज ने उसे तुरंत संभाल लिया और आग उगलती निगाहों से चरण को घूरने लगे तो चरण ने डर से अपनी निगाह फेर ली। श्रद्धा उनकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। श्रद्धा, ये क्या किया आपने? हमें बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचा ली। युवराज की आंखें नम हो गई। युवी, तो श्रद्धा को लेकर यहाँ से जा, हम इन्हें संभाल लेंगे। युवराज को उसकी बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत उसको उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उन्होंने रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, खुद चरण में भी नहीं। युवराज दरवाजे पर पहुंचकर पलटी और रॉकी की तरफ कुछ इशारा किया तो रॉकी ने तुरंत उस आदमी के पैर पर शूट कर दिया। उल्टी गिनती शुरू कर दो अपनी जिंदगी की चरण राज, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारी सांसों के। तुम्हें दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी राठौड़। चरण अपना हाथ पकड़े बोला, सस्ती चीज़ों का शौक हमें है भी नहीं। इतना कहकर युवराज निकल गई। पीछे से अर्जुन ने एक बार फिर चरण पर हाथ साफ किया और बाकी सबके साथ वहां से निकल गया।
अर्जुन ने श्रद्धा को कार की बैक सीट पर लिटाया और किसी को फोन करते हुए गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। वो बार बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देख रहे थे। सफ़ेद साड़ी पर खून के निशान थे। सर से बह रहा खून अब सूखने लगा था और वो अभी भी बेहोश थी। मम्मा, मम्मा कैसी है पापा? आस्था, जो अभी अभी सबके साथ हॉस्पिटल आई थी, उसने युवराज का पैर पकड़ते हुए पूछा। युवराज ने सर झुकाकर उसकी तरफ देखा और फिर रत्ना की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली। आस्था को जब से श्रद्धा की हालत के बारे में पता चला था, वो आने की जिद कर रही थी। मैं मना नहीं कर पाई। युवराज ने बस अपना सिर हिलाया और आस्था को गोद में उठाकर वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई। उनके कपड़ों पर खून के निशान पड़ चुके थे। आस्था उनकी गोद में बैठी उनके गले से लगकर रोए जा रही थी। युवराज बस उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। शिप्रा दीवार से चिपक कर बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। आंखों के सामने पिछली बातें चल रही थी, जो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। अर्जुन उसके साथ ही खड़ा हुआ था। बाकी सब भी वहीं कॉरिडोर के बेंचेस पर बैठे हुए थे। कोमल के लिए श्रद्धा का इस हालत में होना किसी बुरे सपने में के सच होने जैसा था। संजय ने पवन और छवि को खबर दे दी थी और श्रद्धा की हालत जानने के बाद वो भी राज हाउस से हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। छवि बार बार भगवान से उसकी सलामती की दुआएं मांगे जा रही थी। श्रद्धा का इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके सर में काफ़ी सीरियस चोट आई है, जिसके कारण सभी परेशान थे। कोई खामोश था तो किसी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ देर बाद पवन और छवि सबके पास पहुंचे। उन्हें हर कोई जानता था। छवि ने पहुंचते ही सबसे पहले युवराज से घबराते हुए पूछा, युवराज, वो श्रद्धा ठीक तो है ना? ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आस्था को सीने से लगाए बैठे रहे। उसका इलाज चल रहा है भाभी। जब तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, रत्ना ने कहा तो छवि की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। तो रत्ना ने उसे बैठाया और उसके पास बैठ गई। इधर पवन की नज़र जब आंखें बंद किए बैठी कोमल पर पड़ी तो उसकी आंखों में अलग सी खुशी और चमक आ गई। वो खुद से बोला, कोमल मेरी बच्ची, वो बिल्कुल सही सलामत है। शुक्रिया भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो वल्लभ जी के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि इस वक्त कोई बात करना उसे सही नहीं लगा। वल्लभ जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर। पवन ने सिर्फ अपनी पलकें झपका दी। मुश्किल 15 मिनट और बीते। डॉक्टर बाहर आए तो उन्हें देखकर युवराज अपनी जगह से खड़े हो गए। बाकी सबने भी डॉक्टर की तरफ देखा तो वो बोले, कट ज़्यादा बड़ा नहीं है, रॉड नस के आसपास के एरिया पर नहीं लगी थी, जिसके कारण कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या डॉक्टर? छवि ने तुरंत पूछा। लेकिन उनके सर पर चोट आई है, जिसका उन पर क्या असर हुआ है वो उनके होश पे आने के बाद ही पता चलेगा। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कब तक होश आएगा डॉक्टर? पवन ने पूछा। 24 घंटों के अंदर होश आ जाएगा, लेकिन तब तक आप में से कोई उनसे मिल नहीं सकता। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। श्रद्धा ठीक है, ये जानकर सबके जान में जान आई। अब छवि ने इधर उधर नजरें घुमाई और कोमल को देखकर उसकी नजरें ठहर गई। इधर कोमल की नज़र जब उसके ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आकर छवि के गले से लग गई और छवि उसके बाल सहलाने लगी। पवन को छोड़कर सब उन्हें हैरानी भरे नज़रों से देखने लगे। युवराज की नज़रों में भी कुछ सवाल थे, जिन्हें भांपते हुए पवन ने सबसे कहा, अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। दक्ष ठीक कह रहा है, सबकी बात बाद में होती रहेगी। वल्लभ जी की बात पर सबने सिर हिला दिया। अर्जुन सुभाष जी ने अर्जुन को आवाज़ दी, जी डैड, तुम सबको लेकर घर जाओ। इस वक्त यूँ हॉस्पिटल में भीड़ लगाना सही नहीं होगा। तुम लोग कल सुबह आ जाना, मैं युवराज के साथ यहीं रुकता हूँ। और रॉकी, यस अंकल, बेटा को घर छोड़ देना। यस अंकल। वल्लभ, सुभाष जी बोले, हाँ सुभाष, तुम भी बच्चों के साथ घर जाओ और सबका ध्यान रखना। मीना और राजू ने सबके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है। कहते हुए उन्होंने हामी भर दी। लाइए भाई साहब, मैं आस्था को घर ले जाती हूँ। रत्ना ने सोती हुई आस्था को देखकर कहा, अरे नहीं युवी, ला मुझे दे, मैं ले जाता हूँ। कहते हुए संजय ने आस्था को अपनी गोदी में ले लिया तो युवराज सबसे बोले, ध्यान से जाना सब। और रत्ना आप? युवराज आगे कुछ बोलते उससे पहले ही वो बोली, मैं आस्था के साथ ही सोऊंगी और शिप्रा को भी आस्था के साथ ही रखूंगी। एक एक करके सभी कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। कोमल छवि से लिपटी वही बेंच पर बैठी हुई थी। पवन और सुभाष जी भी एक जगह बैठ गए। युवराज दीवार से सिर टिकाए आंखें बंद किए खामोश बैठे हुए थे। अंकल, मैं युवराज के लिए कपड़े मंगवा देता हूँ, ठीक रहेगा? पवन ने सुभाष जी से कहा। उन्होंने इतना कहा और पवन अपना फ़ोन निकालते हुए वहाँ से निकल गया। उन्हें होश आ गया है।
आप सभी उनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 2 लोग, डॉक्टर ने कहा। सभी इस वक्त श्रद्धा के वार्ड के बाहर खड़े थे। पूरे 20 घंटों बाद श्रद्धा को होश आया था और कुछ चेकअप्स होने के बाद अब उन्हें उनसे मिलने की इजाज़त थी। मिस्टर राठौर, उन्होंने युवराज को आवाज़ दी। युवराज ने उनकी तरफ देखा तो वो बोले, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप 5 मिनट में मेरे कैबिन में आइए। युवराज ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर के साथ वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद वल्लभ जी बोले, छवि और शिप्रा, पहले आप दोनों जाकर उनसे मिल लीजिए। और हाँ शिप्रा एंड भाभी, उसके चेहरे पर स्माइल रखना प्लीज़। संजय की बात सुनकर दोनों चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए अंदर आ गई। अंदर श्रद्धा हॉस्पिटल गाउन में बेड पर लेटी हुई थी। एक हाथ में स्लाइन लगी हुई थी माथे और एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और हेडबोर्ड से सिर टिकाकर वो आंखें बंद किए बैठी हुई थी। शिप्रा ने उसे धीरे से आवाज़ दी, श्री। उसकी आवाज़ सुनकर श्रद्धा ने आंखें खोली और उन दोनों की तरफ हैरानी से देखा। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। शिप्रू, भाभी माँ, आप दोनों बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनकर दोनों समझ गई कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, क्योंकि वो छवि को पहचान गई थी। छवि उसके सामने गई तो श्रद्धा ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर से लपेट दिए और आंखें बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। छवि प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप हो जाओ श्रद्धा बेटा, तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद, फिर क्यों रो रही हो बच्चा, शांत हो जाओ ना। भाभी माँ, हमने अपना सब कुछ खो दिया, हमारी बच्ची, हमारे पिता का कातिल अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा है। हम शैंकी को नहीं ढूंढ पाए, हमारी वजह से शिप्रू ने भी अपनी फैमिली को खो दिया। क्यों भाभी माँ, क्यों? वो लगातार रोई जा रही थी। आज उसका दर्द आंसू बनकर बह जाना चाहता था। उसकी सिसकियां सुनकर छवि और शिप्रा दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिस्टर राठौर, डॉक्टर ने युवराज की तरफ देखते हुए पहला शब्द कहा। युवराज इस वक्त डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठे और उनके पीछे अर्जुन और रॉकी खड़े हुए थे। युवराज ने डॉक्टर को इशारे में ही बोलने के लिए कहा, मिस्टर राठौर, मिस श्रद्धा को सर के जिस हिस्से में चोट लगी थी वो उनके ब्रेन का सेंटर पॉइंट है। उसके उस हिस्से पर अचानक से चोट आने से वो ट्रिगर हो गया एंड अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि उनकी याददाश्त वापस आ गई है। युवराज ने सुना तो उसकी आंखों में चमक और लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, और उनकी हेल्थ डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ मेडिसिन कंटिन्यू रहेंगी एंड अभी उन्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। क्या हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? युवराज ने पूछा, क्योंकि वो श्रद्धा के हवाले से अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जी, कुछ चेकअप्स के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा तो तीनों के चेहरों पर सुकून बसर गया। युवराज ने अर्जुन और रॉकी को वहां से जाने का इशारा किया और उनके जाने के बाद डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, उन्हें क्या पिछले दिनों हुई बातें याद होंगी? जी मिस्टर राठौर, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, वो कुछ भूली नहीं है, बस वो जो पहले भूल गई थी वो उन्हें वापस याद आ गया है। उनको आपको उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि स्टिचेस और घाव अभी ताज़ा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तो युवराज भी उन्हें एक छोटी सी मुस्कान देकर वहाँ से चले गए। मम्मा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? आस्था उसके चेहरे को छूते हुए बोली तो अपने बच्चे को याद करते हुए उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ मम्मा, आपको पेन हो रहा है? मैं भी पापा से बोलकर डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप रो मत प्लीज़ मम्मा। आस्था उसका चेहरा छूते हुए चिंता से बोली तो श्रद्धा उसे गले से लगाकर बोली, नहीं बेटा, हमें दर्द नहीं हो रहा है, आप परेशान मत होइए। तो आप फिर क्यों रो रही थी मम्मा? आस्था उसके गले से लगे हुए बोली, हम रो नहीं रहे थे बेटा, बस आंखों में कुछ चला गया था, उसने कहा और आस्था को कसकर अपने गले से लगा लिया कि अगर उसने आस्था को छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। बाहर खड़ी छवि ने उन्हें देखते हुए कहा, श्रद्धा की बेटी भी इस वक्त इतनी ही बड़ी होगी, है ना शिप्रा? हाँ भाभी, लेकिन वो कहाँ होगी ये मैं भी नहीं जानती। उस रात में किस्मत और उस आदमी के भरोसे छोड़ आई थी, शिप्रा ने उदासी भरे लहजे में कहा और वापस उन दोनों को देखने लगी। छवि कोमल के पास आई और उससे बोली, कोमल, अपनी श्रद्धा भाभी से नहीं मिलोगी? कोमल आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, भाभी क्या वो मुझे पहचानेगी? ज़रूर पहचानेगी कोमल, जैसे मैंने और पवन ने पहचान लिया। जाओ। छवि और पवन ने कोमल को पूरे 11 साल बाद देखा था और 11 साल में फेशियल फीचर्स थोड़ी बहुत चेंज होते ही हैं। आस्था, कोमल ने अंदर आकर धीरे से कहा,
की आवाज़ सुनकर आस्था श्रद्धा से अलग हुई और श्रद्धा ने कोमल का चेहरा देखा और एकदम अपनी बाहें फैला दी। कोमल छत से आकर उसके गले से लग गई। वो रोते हुए बोली, क्यों भेज दिया था भाभी आपने मुझे? पता है, जब मैंने आपको इतने साल बाद उस हालत में देखा था तब मुझे कितना बुरा लग रहा था। श्रद्धा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप हो जाओ कोमल और हमें माफ़ कर दो कि पहले हम आपको पहचान नहीं पाए। आपकी गलती नहीं है भाभी, आपको तो कुछ भी याद नहीं था। कोमल से सकते हुए बोली। आस्था ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोना धोना बंद करो। मम्मा बिल्कुल ठीक हैं और अब तो उन्हें सब याद भी आ गया। और नहीं तो क्या, इस बात पर तो पार्टी बनती है, संजय ने अंदर आते हुए कहा। संजय आप बिल्कुल नहीं बदले ना, श्रद्धा उसकी तरफ देखकर बोली। संजय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ लेकिन तुम बहुत बदल गई हो श्रद्धा। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। उसकी बात पर श्रद्धा खामोश हो गई। संजय ने तुरंत बात पलटते हुए कहा, अच्छा तुम रत्ना से मिली? यहाँ आने पर सबसे पहले उन्हीं से तो मुलाकात हुई थी, भूल गए? श्रद्धा हंसते हुए बोली, ये भी है। वैसे तब तो नहीं पूछ सकता था, लेकिन अब बताओ मेरी पसंद कैसी है? संजय ने इतराते हुए कहा, आपकी ये पसंद तो हमें बहुत पहले से पसंद थी। हमें खुशी है कि आपको आपके जोड़ीदार मिल गई। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है? संजय ने पूछा। सब कुछ याद आ गया है हमें। वो लोग बात कर ही रहे थे कि एक नर्स अंदर आकर तीनों से बोली, आप तीनों बाहर जाइए, मैं श्रद्धा के कुछ चेकअप्स करने हैं। उनकी बात सुनकर तीनों वहां से बाहर चले गए। नर्स ने उसको चेक किया और फिर उसे एक बैग पकड़ाते हुए बोली, ये मिस्टर राठौर ने आपके लिए भिजवाया है, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके मेडिसिन लेकर आती हूँ। श्रद्धा ने हाँ में सर हिलाया और नर्स वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद श्रद्धा युवराज के बारे में सोचने लगी। मिस्टर राठौर ने हमें उस दिन बचाया, हमारे दोस्तों, हमारी कोमल शिप्रू सबसे दोबारा मिलवाया, हमें चरण से बचाया, इतने दिन हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। कॉलेज में तो हम कभी उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन जब मिले तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। और सिर्फ हमारी ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ संवारी हैं उन्होंने। उसने बैग में से कपड़े निकाले तो उन कपड़ों को देखकर उसने अपने मिस्टर मास की याद आ गई। इस वक्त उसके हाथ हाथ में हरे रंग का सूट, जिसे देखकर उसे अपनी और मिस्टर मास की पहली मुलाकात याद आ गई और आंखों में आंसू। वो कांपते लबों से बोली, सब याद आना भी किसी सज़ा से कम नहीं। जिन यादों को कभी भुला नहीं सकते, उन यादों के सहारे कभी जी नहीं सकती, उनका ख्याल दिल में लाना अब गलत होगा, क्योंकि वो अब किसी और का होगा। समझ नहीं आ रहा कि हम खुश होए या फिर इतने सालों से जो दर्द और तकलीफ़ें दिल में दबा कर रखी हैं उन्हें याद करके रोए। ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही देखी थी, लेकिन उस रात, हमारी शादी की रात के बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। हंसते खेलते जिंदगियां बर्बाद हो गई। अपनी आंखों के सामने हर पल सब कुछ बिखरते हुए देख रहे थे और संभालने के लिए हमारे हाथ तक आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें। वो इतना कहकर चुप हो गई। सभी इस वक्त युवराज विला के हॉल में बैठे हुए थे। युवराज हॉल की फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ टिककर खड़े उसके चेहरे को गौर से देख रहे थे और वो दूसरी तरफ खड़ी बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। हाँ, आज एक बार फिर बारिश गवाह थी उसकी और उसके मिस्टर मास की मुलाकात की। कोमल ने अब बोलना शुरू किया। इससे पहले कि श्रद्धा भाभी आप सबको कुछ बताएं, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना बेटा, वल्लभ जी ने कहा। कोमल ने एक नज़र पवन और छवि पर डाली तो उन्होंने पलकें झपकाकर स्वीकृति दे दी। तो वो बोली, मैं पवन भाई की बहन हूँ, कोमल राज। उसकी बात सुनकर सब हैरान होकर बड़ी आंखों से उसे देखने लगे। तो वो आगे बोले, संजय भाई और अर्जुन भाई ने मुझे सिर्फ एक बार देखा था, वो भी केवल सरसरी निगाह से। उस वक्त मैं 16 साल की थी और सबके साथ श्रद्धा भाभी के घर पहली और आखिरी बार गई थी, क्योंकि मैं भाभी की शादी में शरीक नहीं हुई थी। भाभी की शादी के 2 साल बाद उन्होंने मुझे हमेशा के लिए राज हाउस छोड़कर जाने के लिए कहा था और मुझे रातों रात घर से भगा दिया था। उन्होंने मुझे वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन मुझे भाभी पर भरोसा था, इसीलिए मैं वहाँ सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गई और यहाँ मुझे अम्मा मिली और अपने साथ अनाथ आश्रम ले आई और वहीं सबके साथ रहने लगी। मेरी रत्ना और बाकी सबसे दोस्ती हो गई। मैंने भाभी की बात का मान रखते हुए पढ़ाई शुरू की और देखते ही देखते 1 साल बीत गया।
अम्मा हम सबको छोड़कर चली गई और उसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते ही हैं। कोमल, तुमने हमें कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? तुम चाहती तो हमें बता सकती थी ना? संजय ने पूछा। भाई, मुझे आप सबके बारे में कुछ नहीं पता था कि आप सब श्रद्धा भाभी के इतने अच्छे दोस्त हैं। जिस वक्त मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे यही लगा था कि आप दोनों बस रेवती आंटी की हेल्प करने आए थे। कोमल का जवाब सुनकर संजय चुप हो गया। शिप्रा जो अब तक शांति से सबकी बातें सुन रही थी वो बोली, श्री, तो खुद सबको सब कुछ बताएगी या फिर मैं उतना बताऊं जितना मुझे पता है? भाभी, आपने मुझे सबसे दूर क्यों भेजा था और कभी भी वापस आने के लिए मना क्यों किया था? कोमल ने सवाल किया। श्रद्धा चुपचाप खाली आंखों से बाहर की तरफ देखती रही तो युवराज ने उससे कहा, श्रद्धा, सब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। हम घर से दुल्हन बनकर विदा हुए। भाभी माँ ने हमें संभाला क्योंकि माँ से बिछड़ने का हमें बहुत दुख था। धूमधाम से राज हाउस में हमारा स्वागत हुआ। कोमल घर के नौकरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बारात की वापसी का ही इंतजार कर रही थी। हमने घर और अपने जीवन में एक उम्मीद के साथ पहला कदम रखा। हमें क्या पता था कि हम घर में नहीं नर्क में पैर रख रहे हैं। अगले 2 दिन रस्मों के बीत गए। सब बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे, खासकर चरण। लेकिन वो सिर्फ 2 दिन का ही खुशी थी। अगले दिन ही हमारे सामने चरण का घिनौना चेहरा सामने आ गया, वो बाकियों का भी। हम रोज भाभी माँ के साथ सुबह 4 बजे से उठकर नौकरों की तरह घर का काम करते। भाभी माँ और हम सिर्फ कहने के लिए बहू रानी थी, लेकिन हालात किसी नौकरों से कम नहीं थे। भाभी माँ हमसे किस्मत वाली थी क्योंकि भाई साहब पवन उनका साथ देते थे, उनको समझते थे। लेकिन चरण बिल्कुल अपने पिता प्रदीप राज की परछाई थे। बात बात पर हाथ उठाना तो उनकी आदत थी। हमें घर के बाहर कदम रखने तक की इजाज़त नहीं थी। हमेशा 4 दीवारी में बंद रखा जाता था हमें। भाभी माँ, भाई साहब और कोमल की वजह से हम जिंदा रह पाए, वरना जान दे चुके होते। भाई साहब ने हमसे कई बार कहा कि वो हमारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हैं, लेकिन हमने माँ के बारे में सोचकर हमेशा मना कर दिया। हमारी पढ़ाई छुड़ा दी गई। हमने सबसे अपने कॉन्टेक्ट्स ख़त्म कर दिए। सुबह से लेकर रात तक हम दोनों नौकरों की तरह काम करते और फिर हम चरण की मार झेलते। हफ्ते में शायद एक ही ऐसा दिन होता होगा जब चरण हम पर हाथ ना उठाए। हम हर बार सोचते थे कि आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो हमारी शादी चरण से हुई। जिंदगी मौत से भी बदतर थी, लेकिन माँ का ख्याल आते ही हम खुद को रोक लेते थे। मजबूत बनाया था पापा ने, लेकिन उन हालातों में हम कमज़ोर होते जा रहे थे। 2 महीनों बाद खबर आई कि माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। उस दिन हमने शादी के 2 महीनों के बाद राज हाउस से बाहर कदम रखा था। ऐसा लगा था कि जैसे किसी कैद से आज़ाद हो गए हों। हम घर पहुंचे तो वहाँ शिप्रो अपने माँ पापा के साथ बैठी हुई थी। हम घर पहुंचकर माँ से लिपटकर बहुत रोए। उसके बाद माँ के अंतिम संस्कार के बाद हम बिना किसी से बात किए चरण के साथ वापस उसी कैद में आ गए। अब हम जीना नहीं चाहते थे, लेकिन भाभी माँ ने हिम्मत दी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम भी उस दिन का इंतज़ार करने लगे। भाई साहब ने हमसे कई बार वहाँ से जाने की बात कही, लेकिन हमने ये कहकर मना कर दिया कि उनके अलावा अब हमारा है ही कौन। हम अपने तीनों दोस्तों को अपनी बदकिस्मती का शिकार नहीं बनाना चाहते थे। वक्त बीतते गया लेकिन हालात नहीं बदले। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में कुछ नहीं बदला, ना चरण का रवैया और ना ही हमारे हालात। हमने भी हालातों से समझौता कर लिया था। कोमल, जानती हो, हमने आपको उस दिन हमेशा के लिए वो घर छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा था? कोमल ने ना में सर हिला दिया। पवन और छवि भी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी सवाल का जवाब नहीं पता था। श्रद्धा आगे बोली, क्योंकि उस दिन शैंकी की तबीयत खराब थी। भाई साहब और भाभी माँ शैंकी को लेकर मुंबई गए हुए थे। बेला भी घर पर नहीं थी। उस दिन सिर्फ हम, चरण, कोमल और प्रदीप ही घर पर थे। कोमल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जब उनके कमरे में हम उन्हें शाम का नाश्ता देने के लिए गए, हमने कोमल को नाश्ता दिया और उन्हें पढ़ने का बोलकर चरण के लिए नाश्ता लेकर उसकी स्टडी की तरफ चल दिए। और प्रदीप दोनों उस वक्त कुछ बात कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद तो हमारे होश ही उड़ गए। हमारे हाथ कांपने लगे थे। दिल बस में नहीं था उस वक्त हमारा, लेकिन अब खुद को संभाले उनकी बातें सुन रहे थे। चरण, मुझे लगता है ये सही वक्त है कोमल को उसकी सही जगह पहुंचाने का, प्रदीप बोला तो चरण ने पूछा,
लेकिन कोमल के जाने के बाद आप सबसे क्या कहेंगी? और अगर किसी को पता चल गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो चरण। कह देंगे कि वो पढ़ाई के लिए विदेश गई थी और वहीं किसी के साथ शादी करके वहीं बस गई। और वैसे भी वो मेरी बेटी तो है नहीं जो मैं उसकी चिंता करूं। 18 साल उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उस पर इतना पैसा खर्च किया। वो क्या उसका बाप भरेगा? नहीं ना। उसकी भरपाई तो उसे खुद ही करनी पड़ेगी ना। तुम कल ही विक्टर से बात करो और ड्रग्स के साथ साथ कोमल की भी डील फाइनल कर दो। वैसे भी विक्टर को कम उम्र की लड़कियों की तलाश रहती है। और उसे नफरत भरे लहजे में कहा। ये सुनने के बाद तो हमारे होश उड़ गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कोमल से इतनी नफरत क्यों करते हैं। लेकिन आगे की बात सुनने के बाद हम कुछ सोचने तक के काबिल नहीं रहे। श्रद्धा ने कहते हुए बताना शुरू किया। लेकिन डैड, आप कोमल से इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक अनाथालय से लाई गई एक दिन की बच्ची से इतनी नफरत? चरण ने पूछा। उसकी बात सुनकर प्रदीप हंसने लगा और फिर गुस्से से बोला, उससे नहीं, उसके बाप से नफरत करता हूँ मैं। उसकी रगों में दौड़ रहे खून के एक एक कतरे से नफरत करता हूँ मैं। क्यों डैड? वो वल्लभ देसाई की बेटी है। क्या? देसाई की बेटी? चरण हैरानी से चिल्लाते हुए बोला और हम वल्लभ देसाई नाम सुनकर सोच में पड़ गए। आज से 18 साल पहले मेरे ऊपर एक मर्डर केस चल रहा था जिसका इकलौता गवाह देसाई था। मैंने उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की वो इस केस में ना पड़े, लेकिन वो नहीं माना। इसीलिए पेशी वाले दिन मेरे आदमियों ने उसकी बीवी को अगवा कर लिया। वो माँ बनने वाली थी। देसाई गवाही देने कोर्ट पहुंच गया था। तभी उस तक ये खबर पहुंची कि उसकी बीवी अगवा हो गई है। इधर रास्ते में ही उसकी बीवी की तबीयत खराब हो उठी। बेला उन आदमियों के साथ ही थी, इसीलिए वो उसे लेकर एक बस्ती में गई। वहां उसकी बेटी पैदा हुई और उसकी बीवी बच्ची के पैदा होते ही मर गई। बेला ने उसकी बीवी की लाश को उसके घर के सामने फिकवा दिया और उस बच्ची को एक दिन के लिए अनाथ आश्रम में देकर अगले दिन घर ले आई। बेचारा देसाई, उसे तो आज तक यही लगता है कि उसकी बीवी और बच्चे दोनों ही मर गए। मैं छूट गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वल्लभ ने अपना सब कुछ खो दिया। जब उसकी बेटी की नीलामी के बाद उसे सच बताऊंगा तब उसके चेहरे का जो दर्द और तकलीफ देखूंगा ना, तब मुझे सुकून मिलेगा। इतना कहकर वो और चरण हंसने लगे और हम तुरंत वहां से भागकर अपने कमरे में गए और मारे डर के दीवार से चिपक कर बैठ गए। हमारे दिमाग में उस वक्त सिर्फ उन दोनों की बातें ही चल रही थी। हमारे हाथ पैर जवाब दे रहे थे उस वक्त। कुछ देर सोचने के बाद हम उठे और सीधा किचन में जाकर खाना बनाया। पहले कोमल को दे आए, फिर उन दोनों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें खिला दिया। रात के 10 बजे हम कोमल के कमरे में गए और उनका ज़रूरी सामान पैक करने लगे। ये आप क्या कर रही हैं? कोमल ने हमारे पीछे पीछे चलते हुए पूछा। इस वक्त हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कोमल। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आज आप यहाँ से नहीं गई तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भाभी, हम पर भरोसा है? हमने उनका हाथ पकड़कर पूछा। उसने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। तो ठीक है, फिर हमारी बात मानो कोमल और यहाँ से चली जाओ और कभी वापस मत आना, कभी भी नहीं। खूब पढ़ लिखना और अपने सारे सपने पूरे करना। ये रहा तुम्हारा सामान, ये कुछ पैसे और ये स्कार्फ जिससे आप अपना चेहरा ढक सके। अब जाइए, जल्दी जाइए। हमने एक आखिरी बार उसे गले लगाया और फिर उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। कोमल घर से बाहर निकली और आखिरी बार हमें देखते हुए बोली, मैं ये तो नहीं जानती भाभी कि आप मुझे क्यों भेज रही हैं, पर वादा करती हूँ आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। इतना कहकर वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। हम दरवाज़ा बंद करके अंदर आए और कमरे में जाकर अपनी जगह पर लेटकर बहुत रोए। अगले दिन हम हमेशा की तरह सबसे पहले उठे और काम में लग गए। घर में सिर्फ 2 नौकर थे। हमारी शादी हो जाने के बाद वो लोग उठकर बाहर गार्डन के काम में लग गए। जब हम सबका काम निपटाकर नाश्ता बनाने लगे तो बेला आई। उन्होंने आते ही कोमल के बारे में पूछा तो हमने अनजान बनते हुए कहा कि हमें नहीं पता, वो अपने कमरे में होंगी। बेला ने देखा तो उन्हें कोमल नहीं मिली। उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। नौकरों और गेट कीपर से पूछा गया, लेकिन कोमल का कोई पता नहीं चला। हमने कोमल से एक चिट्ठी लिखवाई थी जिसपे उन्होंने ये लिखा था कि वो ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। लेकिन उन लोगों ने कोमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते रहे कि उन्हें कोमल ना मिले
और इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। पूरे 2 महीने तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोमल का पता नहीं चला। हमने भाई साहब और भाभी माँ से सिर्फ इतना ही बताया था, हमने जो किया वो कोमल की भलाई के लिए ही किया। उसके बाद उन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। इतना कहकर वो चुप हो गई। वो अभी भी बाहर की ही तरफ देख रही थी। आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो शांत थी। बाकी सब भी हैरान थे और खुश भी। हाँ वल्लभ अंकल, कोमल आपकी ही बेटी है। आप चाहे तो डीएनए भी टेस्ट करवा सकते हैं। श्रद्धा बिना मुड़े बोली। कोमल अपनी जगह से उठी और आकर वल्लभ जी के पैरों के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा। इस एक शब्द ने वल्लभ जी को उनकी जिंदगी की सारी खुशियां लौटा दी थी। उन्होंने कांपते हाथों से कोमल के सर पर हाथ रखा तो कोमल उनकी गोद में सर रखकर बेतहाशा रोने लगी। एक बाप जब बेटी के सर पर हाथ रखता है तो बेटी के सर का सारा बोझ अपने सर ले लेता है। उन्होंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और खुद भी रोने लगे। वल्लभ जी कांपते लबों से बोले, मेरी कोमल, मेरी बच्ची। दोनों बाप बेटे के मिलन से सभी की आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कान थी। और वहीं श्रद्धा की बातें सुन युवराज का गुस्सा उनके रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। तो एक बाप बेटी के इतने सालों के मिलन से उनके लबों पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। आखिरकार मेरी सोना को उसके पापा मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी ने कहा, श्रद्धा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और सारी जिंदगी रहूँगा। तुमने सच में जो किया था वो कोमल की भलाई के लिए ही किया था। पवन आंखों में आंसू लिए बोला, हाँ श्रद्धा बेटा, मैं भी सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने मेरी बेटी को उस दरिंदे की घिनौनी चाल से बचा लिया। वल्लभ जी बोले। श्रद्धा ने दोनों की ही बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली आंखों से बाहर देखती रही। बारिश अभी भी थमी नहीं थी। युवराज भी अब खाली आंखों से उसे देखे जा रहे थे। सुभाष जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, बाकी बातें रहने देते हैं, कल कर लेंगे। सबके लिए खाना लगवा दो मीना। हाँ भाऊ, कहकर काकी जाने लगी तो श्रद्धा उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं आई, अभी नहीं। सुभाष अंकल, हम आज सब कुछ कह देना चाहते हैं, शायद बाद में हिम्मत ना जुटा पाए। श्रद्धा ने कहा तो वो बैठ गए। उसने आगे बताना शुरू किया। कोमल के जाने के बाद हम दोनों के ऊपर नज़र रखी जाने लगी ताकि हम कहीं ना जा पाएं। बंदिशें हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ाई गई थी क्योंकि दोनों को हम पर शक था कि कहीं ना कहीं कोमल के घर से जाने के पीछे हमारा ही हाथ है। लेकिन हमें कभी भी जाहिर नहीं होने दिया, इसीलिए हमसे कुछ पूछा नहीं गया। हमारी ज़िंदगी और हालात पहले जैसे ही थे, पर हम खुश थे कि हमने कोमल को इस गर्त से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते 8 महीने बीत गए। कोमल को वहाँ से गए। एक दिन प्रदीप ने शैंकी को स्कूल से आते वक्त गायब करवा दिया और उसकी सारी सलामती के लिए भाभी माँ और भाई साहब के सामने एक शर्त रख दी। शैंकी की खातिर उन्हें उनकी शर्त माननी पड़ी। सभी पहले से उनकी शर्त के बारे में जानते हैं, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। पुलिस ने भी भाई साहब का साथ देने से मना कर दिया था। हमने हमेशा भाभी माँ का साथ दिया। हम सब कुछ जानते थे, लेकिन शैंकी की सलामती के खातिर चुप थे। जब भी शैंकी की याद आती हम भाभी माँ से लिपट कर रोया करते थे, क्योंकि उन्हें हमने अपना बच्चा माना था, जैसा भाभी माँ हमें और कोमल को अपनी बेटी मानती थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता तो हमारे लिए क्यों रुकता। कोमल को गए 1 साल बीत गया। हम उसके लिए खुश तो थे, वहीं शैंकी के लिए परेशान भी। उस वक्त हमारी तबीयत भी खराब रहने लगी, लेकिन हम भाभी माँ के साथ काम में लगे रहते। एक दिन हम खाना बनाते वक्त बेहोश हो गए। भाभी माँ और भाई साहब के अलावा कोई घर पर नहीं था। अब छवि ने बताना शुरू किया। श्रद्धा को बेहोश देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने पवन से कहकर तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आई और श्रद्धा को चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि श्रद्धा माँ बनने वाली हैं और हम उनका ख्याल रख सकें, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी। कुछ दवाइयाँ देकर वो चली गई। मेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। शैंकी से दूर रहने का दुख था, लेकिन नन्हे मेहमान के आने की खुशी भी थी। इतना बताकर छवि चुप हो गई तो अब श्रद्धा ने बताना शुरू किया। जब हम होश में आए तो ये सुना तो हमें एक नई उम्मीद की किरण मिल गई थी। अगले दिन ये खबर बाकी सबको दी गई। वो लोग खुश थे, लेकिन हमने चरण के चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं देखी। शायद हम जानते थे क्यों, लेकिन हम खुश थे कि कुछ वक्त के लिए ही सही चरण से दूर तो रह सकेंगे। हर एक बीतते पल और दिन के साथ हम अपने बच्चे को, अपने अंश को अपने अंदर बढ़ता हुआ महसूस कर रहे थे। पूरे 3 सालों बाद हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वरना वो तो पहले ना जाने कहाँ खो गई थी। उस वक्त हम शिप्रो से मिलना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि वो मासी बनने वाली हैं, उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन ये चाहत हमें खुद तक ही रखी।
हमारी प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे होने के बाद चरण हमें हॉस्पिटल लेकर गए थे। लगभग पूरे 3 साल बाद हमने उस घर से बाहर कदम रखा था। डॉक्टर ने हमें हमारे बच्चे को दिखाया, बिल्कुल नन्ही सी जान थी वो। डॉक्टर ने हमारे कुछ चेकअप्स किए और चरण के साथ कुछ बात करने के लिए अपने कैबिन में चली गई। हम बेड से उठे और कपड़े ठीक करते हुए उनके कैबिन के बाहर पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर हमने जो सुना उसने हमें तोड़ कर रख दिया। डॉक्टर से हमारे बच्चे को मारने के लिए कह रहा था क्योंकि वो एक लड़की थी। हाँ, उसने हमारे बच्चे का जेंडर पता करवाया था। हम खुद से सवाल कर रहे थे कि क्या लड़के होना इतना बुरा है। हम तुरंत वहाँ से भाग निकले। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। फिर हमें एक ही उम्मीद दिखी, शिप्रू। हम ऑटो लेकर शिप्रू के घर की तरफ चल पड़े। हमें नहीं पता था कि वो वहाँ रहती है या नहीं, लेकिन हमें उम्मीद थी। मगर हम इस बात से अनजान थे कि कोई हमारा पीछा करते हुए शुभ्र के घर तक पहुंचने वाला था। कुछ देर बाद हम उसके घर पहुंचे। उसने दरवाज़ा खोला और हमें देखकर पहले हैरान रह गई, फिर हमारे गले से लग गई। हम भी उसके गले से लगकर रोने लगे। उन्होंने ऑटो वालों को पैसे दिए और हम अंदर गए। अंकल आंटी दोनों घर पर ही थे। हमें देखकर वो दोनों भी खुश और हैरान दोनों हुए। आंटी हमें देखते ही हमारी हालत समझ गई और तुरंत बैठाते हुए पानी दिया। शिप्रू ने जब नाराज़गी जताते हुए हमसे पूछा कि इन 3 सालों में हमने उससे बात क्यों नहीं की, उनके यूं हक से नाराज़गी जताने से हम खुद को रोक नहीं पाए। फिर उनके गले से लगकर रोने लगे और रोते रोते सब बता दिया। शिप्रू लॉ कंप्लीट कर चुकी थी। उन्होंने हमें केस करने की सलाह दी। हम अपने बच्चे की खातिर मान गए। हमने भाई साहब को फ़ोन करके बता दिया कि हम ठीक हैं और अपने दोस्त के साथ हैं। अब हम चरण से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने हमारे फैसले का साथ दिया ही वो गवाही देने के लिए भी तैयार थे। हम शिप्रू और अंकल आंटी के साथ रहने लगे, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर किसी काले साए की तरह हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया। चरण अपने आदमियों के साथ हमें लेने आया था। हम उन्हें देखकर डर गए थे कि कहीं वो बाकी सबको कुछ ना कर दे और वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन शिप्रू ने हमें रोक लिया। जारी है। टाइम की कमी के कारण इतना ही लिख पाना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। आगे कल पता चलेगा क्या होने वाला है।